हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेज आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर जो कि मेरे हिसाब से तो मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। तो चलिए, हम लोग ने लास्ट क्लास क्या किया था, चैप्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। सो ये सेंट्रल लेवल पे है, रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, has been directly created by the constitution। so ये constitutional body इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये directly constitution से create किया गया है। ओके, articles 315 to 323 in part 14 of the constitution contain elaborate provisions regarding the composition, appointment and removal of members। so कौन से आर्टिकल्स में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है? आर्टिकल्स 315 से लेकर कहाँ तक? 323 तक। ठीक है, 315 से लेकर 323 तक बताया गया है अबाउट द मेंबर्स, द रिमूवल, द एडिशन, अपॉइंटमेंट, सब चीज के बारे। ठीक है, पार्ट 14 किस पार्ट में है? 14 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो चलिए देखते हैं कॉम्पोजिशन। द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी में कौन रहता है? एक चेयरमैन रहता है एंड अदर मेंबर्स जो भी होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, further no qualifications are prescribed for the commission's membership except that one half of the members of the commission should be such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India or the government of state। so qualifications के बारे कुछ भी mention नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ इतना बताया गया कि जो वन हाफ ऑफ द मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स है उसके हाफ ऑफ द मेंबर्स, वन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऐसे पर्सन होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर एटलीस्ट 10 इयर्स काम किए। कितने साल? एटलीस्ट 10 इयर्स। ओके, मिनिमम होना चाहिए 10 इयर्स। कितने मेंबर्स? हाफ मेंबर्स। जितने भी कमीशन में मेंबर्स होंगे उसके हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो ऐसे पर्सन होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में एटलीस्ट 10 इयर्स काम किए हो। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? तो यहां तक सभी का क्लियर है? चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। सो प्रेसिडेंट को ये दिया हुआ है कि वो बता सकते हैं कि किस कंडीशन ऑफ सर्विस पे होना चाहिए, सर्विस के कंडीशंस को बता सकते हैं। ठीक है, in addition the president is authorized to make provisions with respect to the number of members of the staff of the commission and their conditions। the chairman and members of the commission hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years। या तो वो लोग 6 years, एटलीस्ट 6 years काम कर सकते हैं या फिर 65 years। टेन्योर क्या है? 6 years का है, या फिर अगर उनका एज हो जाता है 65 years तब तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। किसमें? पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूपीएससी ऐसा ब्रांच है जो रिक्रूटिंग एजेंसी है और जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स क्लियर है? टेन्योर के बारे क्लियर है? टेन्योर कितना होगा? 6 years होगा या फिर
और 65 ईयर्स। अगर 65 ईयर्स एज हो जाता है तो फिर वो रिटायर करेंगे। They can also be removed before the expiry of their term by the president. So expiry 6 years या 65 years से पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है by the president of India. The president can appoint one of the members of the UPSC as an acting chairman in the following two circumstances. दो circumstances में president किसी member of the UPSC कमीशन का जो भी member है उनमें से किसी एक को acting chairman बना सकती। किस सिचुएशन में? When the office of the chairman falls vacant या फिर when the chairman is unable to perform his duties due to absence और फिर कोई और रीजन के कारण। ठीक है। The acting chairman functions till a person appointed as chairman enters on the duties of the office or till the chairman is able to resume। ठीक है। एक्टिंग चेयरमैन कब तक करते हैं? जब तक या तो न्यू इलेक्ट हो जाते हैं या तो फिर जो चेयरमैन ऑलरेडी थे वो अपने काम पे आ जाते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्यों रिमूव कर सकते हैं, ये सब सिचुएशंस है। कौन कौन से सिचुएशंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। इफ ही शी इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट दैट इज गॉन बैंकरप्ट, इफ ही शी एंगेजेस ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज ड्यूटीज, इफ ही शी इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट unfit to continue, okay, reason of infirmity of mind or body. In addition to this, the president can also remove the chairman or any other member for misbehavior. Misbehavior के लिए भी remove हो सकते हैं। इस केस में क्या होगा? डायरेक्टली रिमूव नहीं होंगे। अगर मिसबिहेवियर के लिए रिमूव कर रहे हैं प्रेसिडेंट तो ऐसे रिमूव नहीं होंगे वो। ठीक है। तो कैसे रिमूव होंगे मैडम? तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी। ठीक है। The president has to refer the matter to the Supreme Court. तो प्रेसिडेंट ऐसे नहीं बोल सकते ये मेंबर थे, ये चेयरमैन थे, इन्होंने मिसबिहेव किया तो इन्हें मैं रिमूव करता हूँ। वो अपने प्लेजर पे नहीं कर सकते। उन्हें क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा, उन्हें बोलना होगा इंक्वायरी कीजिए। If the Supreme Court after the inquiry upholds the cause of removal and advises so, the president can remove। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया कि हाँ ठीक है, इनके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो सही है, तो वो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। Under the provisions of the Constitution, the advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the president. So ऐसा नहीं है कि जो misbehavior मैंने as a president of India बोला that he or she has misbehaved and he will be removed. No, the Supreme Court inquires upon the matter. सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी एडवाइस आएगा, जो भी सजेशंस आएगा, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओके, बाइंडिंग, दैट इज प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकते। ओके। डिफाइनिंग द टर्म मिसबिहेवियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो मिसबिहेवियर तो एक एब्रप्ट सेंटेंस, एक ऐसे ही वर्ड बोल सकते हैं कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है। सो इसका मीनिंग क्या है? The Constitution states that the chairman or any other members is deemed to be guilty of misbehavior if is concerned or interested in any contract or agreement made by the government of India or the government of state. So कैसे misbehave किए? If they are having some contract, another contract अपने profit के लिए, state government of state या फिर government of India से, participates in any way or in any benefit therefrom अदरवाइज देन एज अ मेंबर। सो ऐसा कोई बेनिफिट उनको अदरवाइज मिलता है, मेंबर होने के अलावा अगर कोई बेनिफिट वो उठा रहे, उस केस में उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा सकती है प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया जाता है कि वो इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट को बोले कि ये मेंबर मुझे करप्ट लग रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, सो इंक्वायरी बैठाइए। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इंडिपेंडेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूपीएससी। ओके। द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड। सो कोई भी मेंबर ऐसे ही नहीं रिमूव होता, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। The conditions of service of the chairman or a member cannot be determined by the president, cannot be varied.
सो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं. ओके. सैलरीज अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कटे दिए जाते हैं. द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट. ओके. फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है ईदर इन द स्टेट एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट, कहीं पे भी नहीं. A member of the UPSC is eligible for appointment as the chairman of UPSC or a state public service commission. ठीक है, but not for any other employment in the government of India state. यूपीएससी के जो भी मेंबर्स है यूपीएससी के चेयरमैन या स्टेट के चेयरमैन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और किसी सर्विस के लिए नहीं. द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस. मतलब एक बार आप चेयरमैन बन गए, मेंबर चेयरमैन बन गए या मेंबर बन गए, आप दोबारा उस चेयरमैन या मेंबर नहीं बन सकते. फंक्शंस क्या क्या है ये तो बहुत इजी है. It conducts examinations for appointments to all India services, central services, public services of the centrally administered territories. It assists the states in framing and operating schemes of joint recruitment for any service. It serves all or any of the needs of a state on the request of the state governor. ठीक है, स्टेट को भी हेल्प करती है और जो भी सेंट्रल से रिक्रूटमेंट होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है. इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स एंड इट एडवाइजेस ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज. सो यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है और उनका एडवाइस लिया जाता है कोई भी मैटर में रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज. ओके, सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट, on the principles to be followed in making appointments to civil services and post and in making promotions and transfers. ठीक है, ये सब चीजों में उनका सलाह लिया जाता है, सजेशन लिया जाता है. डिसिप्लिनरी मैटर में अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ सिविल कैपेसिटी, दिस इंक्लूड्स मेमोरियल्स एंड पेटिशंस. सो डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी सारा डिसिप्लिनरी मैटर्स जो भी अफेक्ट करता है एक पर्सन को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं. ऑन एनी क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, जो भी रीइंबर्समेंट हो लीगल एक्सपेंसेस का बाय अ सिविल सर्वेंट वो करती है यूपीएससी. ऑन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन, सो पेंशन से रिलेटेड भी सिविल सर्वेंट के पेंशन से रिलेटेड भी वो काम करती है. और अदर कोई मैटर जो प्रेसिडेंट रेफर करे. ठीक है, the Supreme Court has held that if the government fails to consult the UPSC in the matters mentioned above, the aggrieved public service servant has no remedy in a court. In other words, the court held that any irregularity in consultation with the UPSC or acting without consultation does not invalidate the decision of the government. Thus, the provision is directory and not mandatory. So, इतने सारे functions तो दे दिया, but ये mandatory functions नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि अगर गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया यूपीएससी से किसी भी मैटर में तो वो वैलिड नहीं होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है, वो वैलिड होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से आया नोटिफिकेशन या कुछ भी मैसेज है. Similarly, the court held that a selection by the UPSC does not confer any right to the post upon the candidate. However, the government is to act fairly. सो पोस्ट वगैरह के लिए भी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को फेयरली एक्ट करना चाहिए. The additional functions relating to the services of the union can be conferred on the UPSC by the president. So president भी कुछ functions दे सकते हैं. ठीक है, the parliament can also place the personnel system of any authority, corporate body or public institution within the jurisdiction of the UPSC. Hence, the jurisdiction of the UPSC can be extended by an act made by the parliament. So, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का जो भी jurisdiction है, जो भी powers है, वो एक limited है, वो extend किया जा सकता है by an act of parliament. ठीक है? So, यूपीएससी क्या करती है? present करती है annually to the president a report on its performance. So, वो अपने performance का एक report annually represent करती है किसको? To the president. ठीक है? So there are some limitations also. So limitations को भी देख लेते हैं हम लोग. So यूपीएससी किस किस जगह पे कंसल्ट नहीं होती है
while making reservations. So reservations में यूपीएससी का कोई रोल नहीं है, ठीक है. While taking into consideration the claims. So while consider claims किसका? Scheduled castes and scheduled tribes का. With regard to the selection for a temporary or officiating appointment to a post, that is, if the person appointment is not likely to hold the post for a period of more than 1 year, it is necessary in the public interest to make the appointment immediately, and reference to the UPSC will cause undue delay. So ऐसा कुछ short period के लिए किसी का appointment है तो भी कंसल्ट नहीं किया जा सकता. With regard to the appointments to a bulk of group C and group D, इसके लिए भी यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है. अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स, कमीशंस, ट्रिब्यूनल्स एंड अदर सिमिलर, इसके लिए भी कंसल्ट नहीं किया जाता है. किसके लिए? विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट्स, इसके लिए पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स, कमीशंस, ये सारी चीज़ों के लिए. विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ डिप्लोमेटिक हेड्स ऑफ डिप्लोमेटिक, consular and other similar Indian missions in countries abroad, ठीक है. The president can exclude post, services and matters from the purview of the UPSC. So ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो कुछ भी चीज ऐड कर सकती है, कुछ भी चीज रिमूव कर सकती है, ठीक है. The Constitution states that the president in respect to the all India services and central services and posts may make regulations specifying the matters in which it shall not be necessary to consult the UPSC. But all such regulations made by the President shall be laid before both the houses of Parliament for at least 14 days. Before each house of Parliament for at least 14 days. So ऐसे अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, ठीक है. उनके पास पावर है तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ओके. तो अगर ऐसा कोई भी रेगुलेशन है जिसमें यूपीएससी को रिमूव करना है कि वो अब ये काम नहीं कर सकती, देन ही शुड क्या करना है, उन्हें जो भी रेगुलेशंस वो बना रहे हैं वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा के पहले के पास जाना है एंड प्रेजेंट करवाना है दोनों हाउस के दोनों हाउस में एंड एटलीस्ट 14 डेज पहले, ठीक है. सो रोल क्या है यूपीएससी का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. तो देखिए इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो आपको मैं बता देती हूँ. पहले तो आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल से ये चैप्टर डील करे. अच्छा, मैं पहले चैप्टर फिनिश करवा देती हूँ, फिर मैं 2 मिनट उस पर बात करेंगे हम लोग, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ना है, ध्यान देखिए. सो रोल क्या है? विजुअलाइजेस द यूपीएससी टू द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम. मेरिट के बेस पे हमें रिक्रूट करना है, ठीक है. इट इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट to the all India services and central services group A and group B. It is not concerned with the classification of services, pay and service conditions, ये सब इसके अंदर नहीं आती है. So classification of services, pay and service conditions ये कौन हैंडल करता है? Department of Personnel and Training, one of the 3 departments of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. ये one of the departments. Therefore, the UPSC is only a recruiting agency. वो services classify नहीं करती है, वो payment and service conditions को नहीं देखती है, ठीक है. While the Department of Personnel and Training is the central personnel agency in India, the role of the UPSC is not only limited but also recommendations made by it are only of advisory nature. So कुछ भी रिकमेंडेशंस यूपीएससी करती है तो वो एडवाइजरी है, वो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, ओके. इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट एडवाइस. फर्दर द गवर्नमेंट कैन आल्सो मेक रूल्स व्हिच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी सिस्टम ऑफ द यूपीएससी. सच रूल्स आर नोन एज द यूपीएससी रेगुलेशंस, ठीक है. आल्सो द इमर्जेंस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन in 1964 affected the role of the UPSC in disciplinary matters. So जो Central Vigilance Commission है established हुई है 1964 में, वो जो disciplinary matters UPSC देखती है वो अब CBC देखती है, that is
Central Vigilance Commission. This is because both are consulted by the government while taking disciplinary action. The problem arises when the two bodies tender conflicting advice. However, the UPSC, being an independent constitutional body, has an edge over the CBC, which is created by an executive resolution of the Government of India and conferred a statutory status in 2003. So, अगर हम लोग बोला जाए कि CBC का ज़्यादा बात माना जाएगा या UPSC का डिसिप्लिनरी में, तो यूपीएससी का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव से क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इसका एज ज्यादा है, मतलब इसकी पावर ज्यादा है डिसिप्लिनरी मैटर्स में। अगर ये कुछ एडवाइस देती है और ये भी कुछ एडवाइस देती है तो किसका पहले माना जाएगा? यूपीएससी का, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल्स इसको डिफाइन करते हैं? आर्टिकल्स 315 टू 323, इसमें पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बेसिक्स हुआ। इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है? एक चेयरमैन होता है एंड अदर मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। until they are 65 years of age और their tenure is 6 years. Okay, so किस किस कंडीशन में वो रिमूव होते हैं? ऑन द रिगार्ड ऑफ बैंकरप्ट अगर वो है, या फिर कुछ और पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं आउटसाइड हिज ऑफिस, या अनफिट है। सो मिसबिहेवियर के लिए ऐसे ही प्रेसिडेंट निकाल देंगे? नहीं, उनके ऊपर इंक्वायरी होता है सुप्रीम कोर्ट का, तब जाके उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो इसमें जो फंक्शंस है वो देख लेना है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फंक्शंस में वो नहीं काम करते हैं, ठीक है। फंक्शंस कैसे हैं? एडवाइजरी है, नॉट मैंडेटरी है, ठीक है। रिमूवल का देख लेना, कैसे रिमूव होते हैं, वो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस कराया है। इंडिपेंडेंस देख लेना है, इंडिपेंडेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ये इम्पोर्टेंट है, फंक्शंस इम्पोर्टेंस है, और लिमिटेशन। सो ये बेसिक्स जो है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट जाके अपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। इस चैप्टर के बाद हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, कुछ 5-10 एमसीक्यूज इसी चैप्टर पे बेस्ड, ताकि जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है वो हमारा फिर से हम लोग रिवाइज कर पाए थ्रू सॉल्विंग दी एमसीक्यूज, ठीक है। और बिल्कुल भी आप लेट मत कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए, ठीक है। मैं इतने अच्छे से आपको वीडियोस बनाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपका एक एक पॉइंट्स क्लियर हो। पूरा रीड करके मैं बताती हूँ, आपको पढ़ना ना पड़े, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।